दोस्तों, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि लालच एक ऐसी बुरी बला है कि एक बार जब इंसान लालच में पड़ जाता है तो उसको ये दिखाई ही नहीं पड़ता कि इस लालच में उसकी ज़िंदगी के अंदर कितने बड़े बदलाव आ रहे हैं। हालांकि जब तक उस इंसान को ये होश आता है कि लालच में वो बहक चुका है, वो गलत काम कर रहा है, तब तक चाहे बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी आप लोग को सोचने और समझने पे मजबूर कर देगी। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि लालच एक ऐसी बुरी बला है कि इंसान को धीरे धीरे दलदल में घसीट देती है। और इंसान को जब तक ये होश आता है कि लालच में वो क्या कर गुजरा है, जब तक शायद बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं, जैसा कि आज की कहानी के अंदर हुआ। वाकई में दोस्तों, आज की ये कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा तो इस कहानी को सुनकर आप लोग सच में सोचने और फिर समझने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज के समाज में ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है, चैनल अभी नया है तो आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। बात करूं दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोंडा से। और इसी गोंडा के अंदर एक थाना लगता है, नगर कोतवाली। और इसी नगर कोतवाली थाने के अंतर्गत गायत्रीपुरम एक मोहल्ला है। और इसी मोहल्ले के अंदर एक व्यक्ति रहा करता है। इस व्यक्ति का नाम है अभिषेक श्रीवास्तव। उम्र लगभग इसकी 25 साल के आसपास है। अभिषेक श्रीवास्तव जो कि MBA की पढ़ाई कर चुका है और एक कंपनी में 45,000 रुपये की तनख्वाह पर नौकरी किया करता है। अभिषेक तिवारी की फैमिली में उसके माता पिता का देहांत हो चुका है। पिता की मृत्यु लगभग 7 साल पहले हो चुकी है। अभिषेक श्रीवास्तव के साथ में उसकी महज एक छोटी बहन रहा करती है, जिसकी उम्र भी अब शादी की हो चली है। लिहाजा अभिषेक श्रीवास्तव, जिसके पिता का नाम था अशोक श्रीवास्तव, जो कि पेशे से एक वकील से, 7 साल पहले उनकी अचानक से डेथ हो जाती है। लेकिन जब अशोक श्रीवास्तव की मौत होती है तो उस समय उनका एक बीमा भी था, जिसके बदले में अभिषेक श्रीवास्तव को 10 लाख रुपए का कैश मिलता है। हालांकि 10 लाख रुपए का कैश भी मिलता है और 25 लाख रुपए की अभिषेक श्रीवास्तव की एक FD भी होती है। और उसके साथ साथ अभिषेक श्रीवास्तव के पिता ने अभिषेक श्रीवास्तव के लिए 25 बीघा ज़मीन भी छोड़ी थी। यानी पैसे के मामले में बात की जाए तो अभिषेक श्रीवास्तव की अच्छी खासी इनकम थी, अच्छा खासा नाम था, अच्छा खासा रुतबा था, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो अभिषेक श्रीवास्तव था, ये अक्सर उदासी रहा करता था। और इसकी उदासी के पीछे जो कारण था, उस कारण की वजह से ऐसा होता है कि एक दिन यही कारण अभिषेक श्रीवास्तव की जान पर बनाता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 17 दिसंबर साल 2025 की। 17 दिसंबर साल 2025 को शाम के वक्त अभिषेक श्रीवास्तव घूमने के लिए निकलता है। थोड़ी बहुत देर बाहर घूमता है, उसके बाद घर वापस आता है। तो जो बहन होती है वो अभिषेक श्रीवास्तव से ये पूछती है कि भैया क्या बात है, क्यों उदास हो, चलो खाना खा लो। लेकिन जो अभिषेक श्रीवास्तव होता है, ये ना तो खाना खाता है और ना अपनी बहन की किसी भी बात का कोई जवाब देता है। उसके बाद सीधा कमरे के अंदर चला जाता है और कमरे के अंदर जाने के बाद में दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेता है। हालांकि भाई जब इस तरीके से कमरे के अंदर जाकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेता है तो उसके बाद बहन बेबसी में अपने भाई के दरवाजे पर खड़े होकर कई बार अपने भाई को आवाज़ देती है। लेकिन बहन ये नोट करती है कि भाई ने कभी भी उससे इस तरीके का बिहेवियर नहीं दिखाया। हालांकि माता पिता की मौत के बाद में भाई ने अपनी बहन की बहुत अच्छे से परवरिश की थी। अब जब बहन इस तरीके से देखती है तो उसका भी दिल कटता है। इसलिए बहन अपने चचेरे भाई उद्धव श्रीवास्तव के पास भागती है और उसके बाद उद्धव श्रीवास्तव को सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताती है। उद्धव श्रीवास्तव भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सतर्क होकर काम लेता है और उसके बाद में सीधा पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पुलिस को अपने भाई जो नाम था अभिषेक श्रीवास्तव, उसके दरवाजे पे पहुँच जाता है। हालांकि अभिषेक श्रीवास्तव को पुलिस वाले उसके दरवाजे पे खड़े होकर कई सारे आवाज़ देते हैं, लेकिन अंदर से जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो थक हार कर पुलिस वालों को दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा तोड़कर पुलिस की टीम और बाकी के जो लोग थे दरवाजे के अंदर घुसते हैं
तो अंदर का दृश्य देखने के बाद में उनके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल कमरे के अंदर जिस अभिषेक श्रीवास्तव ने अपने आप को बंद कर लिया था, उसने उसी कमरे के अंदर फांसी का फंदा लगा लिया है और पुलिस देखती है कि अभिषेक श्रीवास्तव पंखे पर झूल रहा है। अब दोस्तों, कमरे का ये दृश्य इतना ज़्यादा भयावह था कि उसे देखने के बाद में ना कि पुलिस बल्कि जो अभिषेक श्रीवास्तव की बहन थी फूट फूट कर रोने लग जाती है। उसके बाद में पुलिस जब उस कमरे के अंदर का दृश्य देखती है, उसे देखने के बाद में फिर से चौंक जाती है। दरअसल इस कमरे की दीवारों पर कई सारे ऐसे प्रिंटआउट थे जो किसी पिन से चिपकाए गए थे। अब पुलिस वाले जब उन प्रिंटआउट को देखते हैं तो देखने से ऐसा लगता है कि शायद प्रिंटआउट किसी व्हाट्सएप चैट या फिर इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया कोई भी चैट हो, उसी चैट के वो प्रिंटआउट दिखाई पड़ रहे थे। जिसके साथ में बातचीत हो रही थी, जिसकी चैट थी, उसका फ़ोटो भी लगाया गया था, जो फ़ोटो एक लड़की का था। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले वो सारे ही प्रिंटआउट इकट्ठे करते हैं और उसके बाद अभिषेक श्रीवास्तव की बहन को दिखाते हैं। अभिषेक श्रीवास्तव की बहन जब उस प्रिंटआउट को देखती है तो देखने के बाद में कहती है कि साहब, मेरे भाई ने भले ही अपनी जीवन लीला खुद से समाप्त कर ली हो, लेकिन उसकी मौत के पीछे यही महिला जिम्मेदार है। हालांकि पुलिस जब इस महिला के बारे में जानकारी जुटाती है तो पता चलता है कि इस महिला का नाम है सोनल सिंह, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास, जो कि अभिषेक श्रीवास्तव के पड़ोस में ही रहती है। सोनल सिंह जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है और इसके पति का नाम है अजीत सिंह। अजीत सिंह जो कि एक बैंक में कैशियर की जॉब किया करता है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं और सीधा डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और इधर जो सोनल सिंह थी और उसके पति जो अजीत सिंह थे, इन दोनों को अरेस्ट कर इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस थाने लेकर पहुंचती है। हालांकि पुलिस जब इन दोनों पति पत्नी को पुलिस थाने लेकर पहुंचती है और जब इनसे पूछताछ करती है तो थोड़ी ही देर पूछताछ के बाद में जो अजीत सिंह और उनकी पत्नी सोनल सिंह थे, ये अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। और उसके बाद में जब पूरी सच्चाई को सोनल सिंह सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को बताती है, जिसे सुनने के बाद में खुद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। हालांकि जो सोनल होती है, जब ये पूरी कहानी सुनाती है, उस कहानी के हिसाब से इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होती है 6 महीने पहले से। दरअसल 6 महीने पहले जब अभिषेक श्रीवास्तव की पिता की डेथ होती है तो उसके बाद में सोनल जो थी वो लगातार अभिषेक श्रीवास्तव के बारे में ही सोचती रहती थी, क्योंकि अभिषेक श्रीवास्तव की पिता की डेथ को 7 साल हो चुके थे। लेकिन सोनल को ये पता चला था कि अभिषेक श्रीवास्तव को अब बीमे का पैसा मिला है, जिसमें 10 लाख रुपए की रकम है। लिहाजा सोनल उसी पैसे को हड़पने के लिए एक प्लान बनाती है। उसके बाद में जब कभी भी सोनल का पति अपने बैंक अपनी ड्यूटी चला जाता, ये बालकोनी में आ जाती और अभिषेक श्रीवास्तव से मीठी मीठी बातें शुरू कर देती। इन बातों का नतीजा ये होता है कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और एक बार जब ये मोहब्बत का सिलसिला शुरू होता है तो उसके बाद अभिषेक सोनल को घुमाना शुरू करता है। सोनल इस दौरान अभिषेक से लगभग 5 लाख रुपए की शॉपिंग भी कर लेती है और 2 लाख रुपए उससे कैश भी ले लेती है। हालांकि सोनल जब उसके पति अपनी ड्यूटी चले जाया करते थे तो वो अभिषेक को अपने घर पे भी बुलाती और उससे फ़ोन पे भी बातें किया करती थी। जब कभी भी मौका मिलता तो वो अभिषेक के घर भी चली जाया करती थी। यानी शारीरिक संबंध से लेके बातचीत तक हर सिलसिला सोनम और अभिषेक के बीच में चलने लगता है, जिसका नतीजा ये होता है कि अभिषेक सोनल को बहुत सारे पैसे भी दे चुका था और उसे बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट भी लाकर दे चुका था। हालांकि 6 महीने तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन फिर एक दिन सोनल के पति अजीत को इस बारे में जानकारी लग जाती है। अब जैसे ही अजीत को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी सोनल पड़ोस में ही रहने वाले अभिषेक श्रीवास्तव के साथ में प्रेम संबंधों में है, तो इस बारे में अजीत अपनी पत्नी से बात करता है। लेकिन जब अजीत अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है तो सोनल भी अपनी इस लव को, अपने इस प्रेम प्रसंग को कबूल करती है। कहती है कि हाँ, ये सच है कि मेरा और जो अभिषेक श्रीवास्तव है उसके बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है, लेकिन ऐसा सिर्फ अभिषेक को लगता है। दरअसल अभिषेक को तो ये लगता है कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अभिषेक से प्यार नहीं करती। दरअसल अभिषेक के पास में 10 लाख रुपए कैश है, 25 लाख रुपए की एफडी है और 25 बीघा ज़मीन है, और मेरी नज़र सिर्फ और सिर्फ अभिषेक की प्रॉपर्टी और उसके पैसे पे है। और इन 6 महीनों के दौरान मैं अभिषेक से 5 लाख रुपए कैश ले चुकी हूँ, कैश ये रखा है, और 2 लाख रुपए की उससे शॉपिंग भी करा चुकी हूँ। और अगर तुम्हें अब सारी सच्चाई पता चल ही गई है तो बेहतर यही होगा कि तुम भी इस षड्यंत्र में मेरा साथ दो। अब कायदे में अजीत को अपनी पत्नी को समझाना चाहिए था या फिर संभालना चाहिए था, लेकिन अजीत भी अपनी इस पत्नी के कुकर्म में उसका साथ देने लग जाता है। अब ये दोनों पति पत्नी जब अभिषेक को ठगने का पूरा प्लान बना लेते हैं
उसके बाद में न जाने अभिषेक को इस बारे में कैसे खबर चल जाती है। अभिषेक को ये पता चल जाता है कि जो सोनल है वो उससे प्यार तो नहीं करती है बल्कि उसके पैसे से प्यार करती है और वो महज उससे पैसा ऐंठना चाहती है। इसलिए अभिषेक अब सोनम को भाव देना बंद कर देता है और उसके बाद में सोनल से दूरी बनाने लग जाता है। जब कभी भी सोनल का फ़ोन आता तो अभिषेक फ़ोन उठाता नहीं, कभी नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल देता। अब सोनल कभी कभी अभिषेक का रास्ता रोकती, कभी ऐसे कमेंट्स पास करती, कभी कुछ करती कभी कुछ करती, लेकिन अभिषेक के ऊपर इन बातों का कोई भी असर नहीं था। लिहाजा सोनल और उसका पति जो था, जिसका नाम था अजीत, ये दोनों जब ये देखते हैं कि हमारा प्लान अब चौपट हो रहा है तो उसके बाद में ये दोनों अभिषेक को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। ये अभिषेक से कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर ऐसा केस कर देंगे, वैसा केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अभिषेक इनकी बातों को उतना सीरियसली नहीं लेता है। और जिसका नतीजा ये होता है कि 28 सितंबर साल 2025 को अजीत अपनी पत्नी सोनल को लेकर नज़दीकी पुलिस थाने में पहुंचता है और उसके बाद अभिषेक के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराता है। दरअसल सोनल पुलिस से कहती है कि अभिषेक के पास में उसके कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो है, जिन फ़ोटो की धमकी देकर वो अक्सर मुझे ब्लैकमेल किया करता है। लिहाजा पुलिस इस पूरे मुकदमे को दर्ज करती है। उसके बाद 30 तारीख को यानी 30 सितंबर को अभिषेक को गिरफ्तार कर लेती है। अभिषेक को गिरफ्तार करने के बाद में सीधा जेल भेज दिया जाता है, जहां से वो कुछ समय तक जेल में रहता है और आखिरकार 15 अक्टूबर साल 2025 को अभिषेक जेल से बाहर आता है। लेकिन जब अभिषेक जेल से बाहर आता है तो अभिषेक अब पूरी तरीके से बदल चुका था। जो पहला हंसता खेलता चहचहाता हुआ अभिषेक था, अब पूरी तरीके से शांत हो चुका था। शायद अभिषेक को ये एहसास हो चुका था कि उसकी समाज के अंदर बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है, जिसका नतीजा ये होता है कि अभिषेक ना तो घर से कहीं बाहर जाता है, ना अपने किसी रिश्तेदारों से कोई कांटेक्ट करता है और ना अपनी बहन से ठीक ठाक बात करता है। यानी अभिषेक जैसा पहले था, अब पहले जैसा अभिषेक बिल्कुल भी नहीं रहा था। क्योंकि अभिषेक की जो गुमसुम पने की जो बात थी, अभिषेक जो सैड रहा करता था, जो उदास रहा करता था, उसके पीछे महज एक ये कारण था। अभिषेक को ये एहसास था कि वो सोनल के चंगुल में बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है और आज नहीं तो कल अभिषेक को वो फंसा कर ही रहेगी। इसलिए अभिषेक काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करता है और हिम्मत कर कर आखिरकार एक दिन सोनल और अजीत के घर पहुंच जाता है। और सोनल और अजीत के घर जाने के बाद में अभिषेक उन दोनों से सिर्फ एक बात कहता है कि तुमने मेरे ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया है उस मुकदमे को वापस ले लो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। हालांकि शुरुआत में अजीत और सोनल इस मुकदमे को वापस लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन आखिरकार वो तैयार होते हैं जब अभिषेक बार बार कहता है। लेकिन अजीत और सोनल अभिषेक से एक बड़ी डिमांड कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम मुकदमा तो वापस ले लेंगे, लेकिन बदले में तुम्हें हमें 10 लाख रुपए कैश देने पड़ेंगे। अब जैसे ही अभिषेक से 10 लाख रुपए की डिमांड की जाती है, अभिषेक तुरंत इनकार कर देता है। वो कहता है कि 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। उसके बाद में जो सोनल होती है ये अभिषेक से कहती है कि चलो ठीक है, तुम हमें 5 लाख रुपया दे दो। अभिषेक फिर से इनकार कर देता है। फिर सोनल कहती है कि देखो तुम्हारे पास पैसे तो हैं, लेकिन तुम इनकार कर रहे हो। अभिषेक भी कहता है कि हाँ मेरे पास पैसे हैं, लेकिन वो सारे पैसे मैंने अपनी बहन की शादी के लिए रखे हुए हैं। अब सोनल कहती है कि चलो ठीक है, तुम हमें 2 लाख रुपए दे दो और हम केस वापस ले लेंगे। अब अभिषेक इस पर कुछ सोच विचार करता है, लेकिन इतनी ही देर में सोनल फिर से बोलती है और सोनल कहती है अभिषेक से कि देखो हम लोग केस वापस ले तो लेंगे, लेकिन इन फ्यूचर में जब कभी भी मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी वो पैसे मैं तुमसे मांगूंगी, और अगर तुमने से इनकार कर दिया देने से तो फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब जैसे ही ये बात सोनल कहती है, अभिषेक वहाँ से उठकर चला जाता है और उदासी में अपनी बहन के पास पहुँचता है और अपनी बहन को सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बता देता है। अभिषेक अपनी बहन से कहता है कि वो लोग केस उठाने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि उल्टा सीधा मुझे बोल रहे हैं और मुझे धमकी भी दे रहे हैं। वो लोग मुझसे कह रहे हैं कि हम लोग तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन वो पैसे मैंने तुम्हारी शादी के लिए रखे हुए हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे मुझे क्या कदम उठाना चाहिए। अब जैसे ही अभिषेक की बहन ये बात सुनती है तो वो अपने भैया से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहती है कि भैया आप परेशान ना हो, आपको जो अच्छा लगे आप वो करें। अब अभिषेक उसके बाद में थोड़ी देर सोच विचार करता रहता है और उसके बाद में आखिरकार एक गलत फैसला ले लेता है। दरअसल अभिषेक अपनी ज़िंदगी को खुद से उसकी जीवन लीला समाप्त करने का फैसला ले लेता है। अभिषेक अपनी जान देने की प्लानिंग तो करता है, लेकिन उससे पहले अभिषेक सोचता है कि मेरे जाने से पहले सोनल को भी मैं सबक सिखा के जाऊँ। उसके बाद में अभिषेक फिर से सोनल के घर पहुंचता है और फिर से उससे बातचीत करता है, लेकिन सोनल अपनी जिद पर अड़े हुई थी। उसे जितने पैसे चाहिए थे वो उतने ही पैसे मांग रही थी।
अब अभिषेक भी सोच समझ चुका था कि आखिरकार ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। उसके बाद में अभिषेक अपने घर आता है और उसके पास जो भी डाटा था, जो उसने स्क्रीनशॉट, चैट्स वगैरह जो भी थी, उन सारी चीज़ों की फ़ोटो स्टेट निकालता है। उसके बाद अपने कमरे में दीवार पर सारी चीज़ें पिन से चिपका देता है और सारा डाटा पेन ड्राइव में लेने के बाद में अपने भाई जो पड़ोस में था उद्धव, उसको दे के आ जाता है। लेकिन उद्धव को वो इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है कि पेन ड्राइव में क्या है और आगे वो क्या करने वाला है। उसके बाद में वो कमरे के अंदर आता है। रास्ते में उसकी बहन उसे मिलती है, अपने भाई से खाने के लिए पूछती है, लेकिन शायद अभिषेक खाने के लिए भी तैयार नहीं था। अपनी बहन से ठीक से बात भी नहीं करता है और कमरे के अंदर चला जाता है। अभिषेक उस समय बहुत ही ज़्यादा मायूसी की हालत में था। उसके चेहरे पर मायूसी थी, आंखों में हल्के हल्के आंसू थे और कमरा बंद हो चुका था। लिहाजा बहन भी समझ चुकी थी कि भाई आज उसका बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए दरवाजे पर खड़े होकर अपने भाई को कई सारे आवाज़ लगाती है। लेकिन उसके बाद भी जब भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है तो उसके बाद में ये बेचारी बहन जो थी अपने भाई के पास भागती है, चचेरे भाई के पास, और सारी बात उद्धव को बताती है। उद्धव भी पुलिस को लेकर जब तक वहाँ पहुँचता है, जब तक शायद बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और अभिषेक इस दुनिया से जा चुका था। यहाँ पर पुलिस ने सोनल और उसके पति अजीत को अरेस्ट तो किया है और इस पूरे मामले के अंदर और भी कुछ सबूत हैं वो जुटा रही है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि सोनल और अजीत ने अभिषेक और उसकी फैमिली, उसकी मासूम सी बहन के बारे में ज़रा भी नहीं सोचा। उन्होंने इस खानदान के बारिश, इस बहन के सहारे को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर दिया। बहरहाल दोस्तों, अभिषेक भी यहाँ पर थोड़ा सा टूट गया। अभिषेक को भी हौसला दिखाना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, मेहनत करनी चाहिए थी। लेकिन कभी कभी इंसान इतना ज़्यादा मजबूर हो जाता है, दूसरी की साइड से इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है कि आखिरकार उस इंसान ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का फैसला कर लिया। हालांकि दोस्तों, अभिषेक अगर अपनी बहन के बारे में थोड़ा सा सोच लेता तो शायद दोनों बहन भाई मिलकर उन दोनों पति पत्नी से लड़ सकते थे, चाहे कानूनी लड़ाई हो या फिर जो रिश्तेदारों में कहकर किसी भी तरीके से। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय